नया दिन, नई बात और एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एचएस और शुरू करने वाले हैं इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल को हम कैसे पढ़ेंगे? तो वैदिक काल को हम दो सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है लेटर वैदिक। पूर्व मतलब पहले, दूसरा है उत्तर, उत्तर का मतलब है लेटर। और इन दोनों काल में जो डिफरेंसेस निकल कर आ रहे हैं वो हैं इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल। मींस यहां से यहां आने पर इन चार फैक्टर्स में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आज हम उन्हीं फैक्टर्स को यहां पर देखते हैं और इस टॉपिक की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। तो सर शुरुआत करते हैं। इट मींस इस टॉपिक को हमें यदि पढ़ना है, इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है तो हमें इन चार आयामों को देखना होगा। वो है धर्म, वो है राजनीति, वो है आपका समाज और अर्थव्यवस्था। इन चारों पहलुओं को यदि हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक की रिस्पेक्ट में समझ लिया तो हम आसानी से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं और इसको समझते हैं कैसे। तो पहले हम पॉलिटिकल कंडीशंस पर चर्चा कर लेते हैं। और पॉलिटिकल कंडीशंस में मैंने एक तरफ लिखा है अर्ली, अर्ली मतलब पहले, दूसरी तरफ मैंने लिखा है लेटर, लेटर का मतलब है उत्तर, उत्तर का मतलब बाद में। अब यहां पर हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक का सोर्स जो है वो है ऋग्वेद। तो अर्ली वैदिक का जो सोर्स है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में जो चर्चा मिलती है वो है कबीलों की मिलती है। ऋग्वेद में जो छोटी इकाई है पॉलिटिकल यूनिट्स, उसे कहा गया है जन या कबीला। और ये जन कबीले आपस में वॉर करते हैं और वॉर करते करते ये कबीले अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेते हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं और इसे ही कहा जाता है जनपद। मतलब जन कन्वर्ट हो रहे हैं जनपद में। तो एक लाइन में हम कहें कि पूर्व वैदिक काल से लेटर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? जन से जनपद में। कारण है वॉर। तो पहला तो ये हमने देख लिया। अब हम दूसरा देखते हैं कि यहां पर और क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसको समझते हैं। जैसे हम यहां देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में यहां कबीले का जो हेड है वो राजा है, वो किंग है। और वहां भी हम देखेंगे जनपद का हेड राजा होगा या किंग होगा या मुखिया होगा, जो आप कहना है समझ लीजिए। लेकिन इनके नियुक्ति में परिवर्तन होने वाले हैं, इनकी अपॉइंटमेंट्स में परिवर्तन होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर वॉर हुआ तो यहां पर जो राजा आएगा वो अपनी प्रेस्टीज या सम्मान के बाद आएगा, मतलब वो शक्तिशाली हो चुका है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि जन या कबीले का जो सरदार है या मुखिया है वो जनता की सहमति से होगा। इसे और शब्दों में समझते हैं। जैसे यदि हम देखेंगे कि कबीला क्या है, एक छोटी इकाई है, एक छोटा सा सिस्टम है, और इस छोटे से सिस्टम में आपसी सहमति से क्या कर लिया जाएगा? राजा का चुनाव कर लिया जाता है, राजा को नियुक्त कर दिया जाता है और राजा की सहमति से वो आएगा। लेकिन लेटर वैदिक एज में या उत्तर वैदिक काल में हम कहें तो जनपद में जो पावरफुल हो चुका है वो है किंग हो चुका है। और किंग अपनी मर्जी से अगले राजा को अपॉइंट करेगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सिस्टम को चलाएगा। और इसीलिए यहां पर राजा का जो चुनाव होगा वो वंश के आधार पर होगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक एज में क्या परिवर्तन हुए, तो अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं कि राजा के पद का निर्धारण पहले सहमति से हो रहा है, जबकि यहां पर वंश के आधार पर होगा। दूसरा आप देखिए सर, यहां पर हमने पहले देखा यहां आकार छोटे थे, ये आकार बढ़ रहे हैं पॉलिटिकल यूनिट्स का। और इसको आगे समझते हैं और देखते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति में। कबीले आए, कबीले ने कन्वर्ट किया। अब देखिए कबीले का आकार बहुत छोटा है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र है, और सीमित भौगोलिक क्षेत्र है तो आपको अधिकारी भी सीमित चाहिए होंगे, आपको ऑफिसर्स भी सीमित होंगे। मतलब यहां पर हमारे अधिकारियों की संख्या लिमिटेड होगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक चाय की दुकान। तो चाय की दुकान ही है आपका कबीला, और यही चाय की दुकान धीरे धीरे जब बढ़ती है तो उसमें अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होती है। इसीलिए हम इसको यहां पर समझेंगे। दैट मीन्स द ऑफिसर सिस्टम इज वेरी लिमिटेड इन द अर्ली वैदिक एज। पूर्व वैदिक काल में ऑफिसर तंत्र बहुत सीमित होगा, जबकि उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसको हम यहां से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारे कुछ अधिकारी हमने यहां रखे हैं। ये अधिकारी अर्ली वैदिक में हैं
और अर्ली वैदिक के अधिकारी शायद लेटर वैदिक एज में परिवर्तित हो जाए, या कुछ सेम भी हो सकते हैं। तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हम देखेंगे, पुरोहित राजा को सलाह देने वाला होगा, सेनानी मतलब सेना का, आर्मी का मुखिया होगा, कबीले का मुखिया राजा को सलाह दे रहा है, ठीक है, और आक्रमण करने के लिए हमें सेना प्रमुख की आवश्यकता होगी। गांव का हेड या ग्रामीणी और स्पष्ट जो ये पता करके लाने की कोशिश करेगा कि सामने वाले कबीले में क्या गतिविधियां चल रही है, वो हमें देखने को मिलेगा। वाजपति, वाजपति मतलब घास भूमि का प्रमुख, जो इस समय के अधिकारी हैं। अभी ये अधिकारी कहां मिलेंगे आपको? अर्ली वैदिक में। लेटर वैदिक में कौन से मिलेंगे? लेटर वैदिक में जो अधिकारी मिलने वाले हैं वो हमें यहां देखने को मिलेंगे, वो इनसे ज्यादा हैं। जैसे यदि हम देखें, पुरोहित जो पहले भी था, सेनानी पहले भी था, लेकिन यहां एक नया व्यक्ति आ चुका है जिसका नाम है भागदूत, नया अधिकारी आ चुका है। और एक लाइन में कहा जाए तो अधिकारियों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है, फ्रॉम अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक। इसको टैक्स कलेक्टर हम कहेंगे, क्योंकि अर्ली वैदिक में टैक्स कलेक्ट करने की व्यवस्था क्या थी? दैट वाज ऑप्शनल थी। लेकिन यहां पर यह व्यवस्था क्या हो रही है? यहां पर यह अनिवार्य हो जा रही है, तो इसीलिए अधिकारी की आवश्यकता आपको बढ़ रही है। वैसे भी आप समझ लीजिए कि आपका एरिया बढ़ रहा है तो टैक्स कलेक्शंस की जिम्मेदारी बढ़ेगी, और वहां से हमें एक अधिकारी की आवश्यकता या उसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम देखेंगे राजा की मुख्य रानी होगी, जिसको हम चीफ क्वीन कहेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि चैरियोटर मतलब ड्राइवर साहब, मतलब हम कह सकते हैं कि राजा को जो रथ चलाता है उसको कहा जाएगा सूत। पालागल संदेशवाहक होगा, जो राजा का संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा। और अक्षवाप राजा का सहयोगी, जो जुए के खेल में उसको सहयोग कर रहा है। तो इस तरीके से अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक एज में परिवर्तन हो रहे हैं और अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं उनका भौगोलिक क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम ऐसा भी समझने की कोशिश करें तो यहां पर हमारे जो क्षेत्र हैं वो राष्ट्र की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? तो जैसे हम यहां देखेंगे कि अर्ली वैदिक में कबीले हुआ करते थे, यही कबीले आपस में लड़ रहे हैं और कबीले लड़कर जनपद का निर्माण कर रहे हैं, और ये जनपद में कन्वर्ट होते हुए महाजनपद में कन्वर्ट होंगे, और इस तरीके से नेशन या राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे हम एक छोटे से डायग्राम से देख सकते हैं। ये जन है, ये जनपद है, और यहां पर हम देखेंगे ये जनपद में कन्वर्ट होंगे, और जनपद कन्वर्ट होंगे महाजनपद में, और महाजनपदों की संख्या 16 होगी, और इन 16 महाजनपदों को मिलाकर एक राष्ट्र बनेगा, एक देश बनेगा, एक नेशन बनेगा, और ये शुरुआत यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। तो दो उदाहरण हमारे सामने हैं। भरत कबीला पुरु कबीले के साथ मिलकर कुरु बनाएगा, और इस तरीके से ये जनपद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और यहीं से लेटर वैदिक और आगे चलकर राष्ट्र का निर्माण होगा। तो एक के बाद एक क्रम बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और उसको आप यहां से समझ सकते हैं। तुर्बस और क्रीवी मिलकर पांचाल का निर्माण करते हैं। तो ये तुर्बस और क्रीवी होगा है जन, और ये बन रहे हैं जनपद, जो आगे चलकर महाजनपद बनेंगे, और महाजनपदों की संख्या 16 है। और उसके बाद हम देखेंगे कि उन महाजनपदों को अलग अलग जगह पर जो हैं उनको मिलाने का काम करेगा मगध। तो हमारा अगला टॉपिक भी यहां से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहीं से हमें अगले वाले टॉपिक की महक आना शुरू हो चुकी है। इसे आप यहां भी देख सकते हैं, ये अर्ली वैदिक का पार्ट है। ये सारे के सारे जन वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अनु है, जैसे तुर्बस है, जैसे भरत है, और यही चीज जनपद में आपको देखने को मिलेगी। यहां पांचाल बन चुके हैं, यहां कुरु बन चुके हैं, जो अभी अभी हमने देखा, और यही चीज कन्वर्ट हो जाएगी, वो होगी महाजनपद। तो ये है हमारे महाजनपद, और टोटल महाजनपद 16 होंगे, और यही महाजनपद का एक कप्तान होगा, और यही कप्तान पूरी टीम को यूनाइटेड करेगा और मगध का निर्माण करेगा। और यहीं से हम कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 1 भी बनेगा। एक शब्द में कहा जाए, भारत राज्यों का संघ है, वही चीज आर्टिकल नंबर 1 में कही गई है, और वही चीज पहली बार यहां पर मौर्य साम्राज्य के द्वारा बनती हुई दिखाई देगी।
इस तरीके से आप समझ सकते हैं टॉपिक और टॉपिक से संबंधित आने वाली चीजों को। तो ये हमारा राजनीतिक कंडीशन हमने देखा। राजनीतिक कंडीशन में हम पॉलिटिकल संस्थाओं की भी बात कर लेते हैं। अब अर्ली वैदिक में क्या है, राजा आपसी सहमति से चुना जाता था, लेकिन राजा को कंट्रोल करने के लिए कुछ संस्थाएं हुआ करती थी। पहला है विदत, दूसरा है सभा और एक तीसरा आता है समिति। सभा, समिति और विदत मिलकर राजा पर नियंत्रित करती थी ताकि राजा अपनी मन मर्जी से कार्य ना कर सके। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या होगा, लेटर वैदिक एज में ये संस्थाएं जो हैं वो राजा की मर्जी से चलाई जाएंगी। मतलब विदत जो यहां है वो यहां पर खत्म कर दी जाएगी। सभा और समिति तो रहेंगे, लेकिन सभा और समिति पर जो अधिकार होगा वो एक विशेष वर्ग का हो जाएगा और वो किंग की पसंद के ही व्यक्ति होंगे या समाज के उच्च वर्ग के ही अधिकारी होंगे। अभी हम वो अधिकारी या उच्च वर्ग क्या है उसको हम देख लेंगे, समझ लेंगे। तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो विदत और सभा और समिति ये तीनों अर्ली वैदिक में मिलेंगी। लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं कि राजा की पावर की वजह से विदत को वो खत्म कर देगा। सभा और समिति जो हैं वो बने रहेंगे, लेकिन उस पर अपर क्लास का वर्चस्व बन जाएगा और ये अपर क्लास ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग रहेगा, क्योंकि क्षत्रिय वर्ग से राजा आएगा और वो ब्राह्मण वर्ग के प्रभुत्व के व्यक्तियों को अपॉइंट करेगा या उसके पसंद के लोगों को अपॉइंट करेगा। और यहीं से हम देखते हैं कि पहली बार मंत्री परिषद का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, किंग यहां पर लेटर वैदिक में पावरफुल हो चुका है, तो किंग की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद की यदि हम बात करें तो उसे कहा जाएगा रत्निन और इनकी संख्या आएगी 12 और ऐसे रत्निन राजा के पसंद के ही चुने जाएंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, जिसे आज की आधुनिक कैबिनेट के रूप में हम समझ सकते हैं। तो वर्तमान की नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उन कैबिनेट मंत्री को हम कह सकते हैं वो नरेंद्र मोदी सर के रत्न हैं। तो उन रत्न में कितने हैं, 12 रत्न हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो लेटर वैदिक एज में मंत्री परिषद की व्यवस्था ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से हम यहां देखेंगे, ये हमारे रत्निन हो जाते हैं। और अभी अभी हमने उन रत्नों की चर्चा की जो अभी हमने देखे थे। तो पालागल हुआ, अक्षबाप हुआ, सेनानी हुआ, ये सब जो हैं रत्निन कहे जाएंगे और ये राजा के सहयोगी होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं सामाजिक स्थिति। अब अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक एज में समाज में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब वो परिवर्तन कैसे हैं उसको समझने के लिए हमें ऋग्वेद के सोर्स पर जाना होगा और ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था की ओरिजिन ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग अंगों से हुआ है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन ये सारे के सारे जो अंग हैं, ठीक है, इन संगों से वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन ये सब बराबर हैं, इक्वल है, क्योंकि शरीर के सारे अंग जो हैं वो बराबर होते हैं, चाहे वो शरीर का ऊपरी हिस्सा हो चाहे वो निचला हिस्सा हो। तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति बताई गई और ये इक्वलिटी के बेस पर आधारित थी। लेटर वैदिक एज में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। अब उन परिवर्तनों को समझते हैं और इस तरीके से हम समाज को भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या समय परिवर्तन हो रहे हैं और इस परिवर्तन के पीछे कहानी का मुख्य बिंदु है वो है आयरन। तो देखिए, अर्ली वैदिक से पूर्व वैदिक काल से लेटर वैदिक एज तक जाने के बीच में 1000 बीसी में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, वो है आयरन का खोज। और आयरन का खोज हुआ तो कृषि के औजार मजबूत हुए और कृषि के औजार मजबूत होंगे तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और कृषि का उत्पादन बढ़ा तो सर हम यहां देखेंगे कि आपको पैसा देखने को मिलेगा और पैसा जब आएगा तो अर्थव्यवस्था को यह बूस्ट करने की कोशिश करेगा और उस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए अलायंसेस बनेंगे और ये अलायंसेस या गठबंधन किसके बीच में बनेंगे, ये दो वर्ग विशेष के बीच में बनेंगे। तो ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग आपस में गठबंधन करेंगे और इस व्यवस्था को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जो समानता
जो समानता आपको अर्ली वैदिक एज में यहां दिखाई दे रही है, लेटर वैदिक एज में वो परिवर्तित हो जाएगी भेदभाव में, जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब यहां पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा और समाज के पहले मुखिया के तौर पर ब्राह्मण जाना जाएगा और यही वर्ग का निचला हिस्सा शूद्र कहा जाने लगेगा। तो समानता थी और अब ये डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से सामाजिक व्यवस्थाओं के परिवर्तन के लिए ये आयरन का डिस्कवरी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और आयरन के आने से ये प्रक्रियाओं में परिवर्तन आया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि समाज में परिवर्तन हुआ और समाज में जो वर्ग पहले कर्म आधारित था, अब वो जन्म आधारित व्यवस्था में बदल जाएगा। जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा वो वैसा उसे वर्ण मिल जाएगा, ये है अर्ली वैदिक की व्यवस्था। लेकिन जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जन्म जिस वर्ण में होगा वही उसका कर्म होगा, ऐसा लेटर वैदिक एज में निर्धारित हो जाएगा। तो समाज में इस तरीके के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और इन परिवर्तनों को हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में समझ रहे हैं। तो देखिए, आपको टॉपिक को समझना है तो कंपैरिजन करिए, तुलनात्मक रूप से करिए, तो जल्दी आप चीजें समझ पाएंगे। जैसे यहां जन, जैसे यहां पर हम देखेंगे जनपद, जैसे हम देखेंगे विदत, सभा, समिति। यहां पर विदत खत्म हो गया है, सभा है, समिति है, लेकिन रत्निन का प्रभाव। यहां पर समाज इक्वल है, बराबर है, लेकिन लेटर वैदिक एज में समाज जो है वो भेदभाव पर आधारित हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि समाज की बात महिलाओं के बिना अधूरी है। और महिलाओं की स्थिति इस स्माइल के साथ आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अर्ली वैदिक एज में कैसी होगी। तो इस स्माइल के साथ हम समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति ऑफ कोर्स अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें अधिकार दिए हैं शिक्षा के अधिकार, क्योंकि उन्हें अधिकार दिए गए हैं स्वयंवर, वो स्वयं का वर चुन सकती हैं, क्योंकि उन्हें अधिकार दिए गए हैं बहुपत्नी प्रथा, जिसे हम द्रौपदी के उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि द्रौपदी के कई पति होते हैं। दिस इज पॉलिएंड्री सिस्टम या बहुपतित्व प्रथा। न केवल उसे ये अधिकार दिए गए हैं, बल्कि उसे स्वतंत्र जीवन जीने का भी अधिकार दिया गया है। वो चाहे तो आजीवन अविवाहित रह सकती है और इस प्रक्रिया को अमाजू कहा गया है। तो ये महिलाओं के फेवर में कुछ अधिकार हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि पुनर्विवाह, पुनर्विवाह का मतलब है विडो रीमैरिज, और इस प्रक्रिया को हम समझेंगे तो पुनर्विवाह में हम देखेंगे कि जब किसी महिला का के हस्बैंड या पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके छोटे भाई मतलब देवर के साथ विवाह कर दिया जाए, तो इसे नियोग प्रथा कहा जाएगा। और यह प्रथा जो है महिलाओं के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इन सारी प्रथाओं की वजह से महिलाओं की ये मुस्कुराहट यहां पर देखने को मिलेगी, मतलब पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति आपको अच्छी दिखाई दे रही है। लेटर वैदिक एज में क्या है? लेटर वैदिक एज में ये महिलाओं की स्थिति दयनीय होती जा रही है, या उसकी जो स्थिति है उसमें गिरावट दर्ज हो जाएगी। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, हमने विदत देखा था और विदत में महिला और पुरुष दोनों भाग ले रहे थे। अर्ली वैदिक एज में विदत था और विदत में महिला और पुरुष दोनों भाग ले रहे थे, लेकिन लेटर वैदिक एज में आते आते तक विदत खत्म हो चुके हैं। तो जब विदत ही खत्म हो जाएंगे तो महिलाएं किसी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं ले सकती हैं, और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनके कई अधिकारों का हनन होगा, और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट होगी। वह सार्वजनिक मामलों में भाग नहीं ले सकती हैं, और तो और हम देखते हैं कि यहां पुरुष एक से महिलाओं को अधिकार थे कि वो एक से ज्यादा पत्नी रख सकते हैं, लेकिन अब पुरुष यहां एक से ज्यादा पत्नियां रख रहे हैं। ये प्रथाएं महिलाओं के पक्ष में नहीं आती हैं। विधवा पुनर्विवाह, धन के अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में दयनीयता देखने को मिल रहा है। और तो और समाज में यह कहा जाने लगेगा कि महिलाओं की स्थिति मदिरा जुआ के समान है, और उसे समाज की तीसरी बुराई का दर्जा दिया जाने लगेगा। तो अर्ली वैदिक से ये लेटर वैदिक एज में परिवर्तन हो रहे हैं, और महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन को हम वैदिक काल में समझ रहे हैं। यदि आप इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो आसानी से इसको समझते चले जाएंगे। और देखते हैं, समझते हैं क्या प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है,
इन सब के बावजूद भी हम देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति जो है वो आपको अच्छी दिखाई देती है कुछ घटनाक्रम के संदर्भ में। देखें, जैसे हम यहां देखें तो अर्ली वैदिक एज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है। यहां से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं ऋग्वेद के सूक्त या श्लोक लिखने के। मतलब इससे पता चलता है कि कुछ दार्शनिक महिलाएं अर्ली वैदिक में थी। हालांकि यहां महिलाओं की कंडीशंस काफी अच्छी है, लेकिन लेटर वैदिक एज में भी कुछ ऐसी महिलाओं की चर्चा मिलती है, लेकिन उनकी गरिमा और प्रेस्टीज में गिरावट हमने देख ली है। तो कंपेयर करें तो आज भी वही है, महिलाओं को कई अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी देश में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो उस संदर्भ में आप इसको समझें तो ज्यादा क्लियरिफाई करके समझ सकते हैं। और देखते हैं कि हमारे समाज और हमारी राजनीति के बिंदु को हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन को समझना है तो हम वापस चलते हैं ऋग्वेद और अर्ली वैदिक एज के प्रमाणों की ओर। और अर्ली वैदिक एज में हमारे आर्यंस जो है उनका जीवन खानाबदोश आपको दिखाई देता है। तो आर्यंस का जीवन खानाबदोश का मतलब है वो हमेशा खाने की खोज में रहेंगे। और आर्यंस हमारे आए थे मध्य एशिया से, और मध्य एशिया से आने की वजह से वो यहां पर इंडिया में आकर बस गए। उनके जीवन में हम देखेंगे कि भाई जो व्यक्ति खानाबदोश है, मतलब उसका जो व्यवस्था होगी वो प्रकृति पर आधारित होगी। उसकी व्यवस्था प्रकृति पर आधारित होगी, मतलब वो प्रकृति के देवताओं की पूजा करेगा, क्योंकि उसके पास जानवर हैं, उसके पास एनिमल्स हैं, और वो एनिमल्स को बचाने के लिए प्रकृति पर आधारित देवी देवताओं की पूजा या वर्शिप करेगा। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि उनके व्यवस्थाओं में बहुदेववाद का प्रचलन होगा, पॉलिथिज्म जिसको कहा जाएगा। इसमें ऐसा कहा जाए कि बहुत सारे देवी देवता होंगे, क्योंकि प्रकृति के देवता एक नहीं कई हैं, क्योंकि प्रकृति के देवता एक नहीं कई हैं। जैसे जल के देवता, पवन देवता, सूर्य देवता या आदि। तो प्रकृति के देवता यहां पर आपको कई देखने को मिलेंगे। बहुदेववाद का प्रचलन पूर्व वैदिक काल में आपको दिखाई देगा, और इस तरीके से 33 भगवानों की चर्चा आपको देखने को मिलती है। और 33 गॉड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश में विभाजित कर समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि देखा जाए तो मुख्यतः यहां पर 3 गॉड देखने को मिलेंगे अर्ली वैदिक एज में। लेकिन यहां लेटर वैदिक एज में आपको देखने को मिलेगा कि समाज में कई परिवर्तन हुए। समाज में परिवर्तन पहले समानता पर आधारित थे, जो अब हो चुके हैं विभेद पर आधारित। तो समाज में परिवर्तन हुआ, और जब समाज में यह परिवर्तन हुआ तो हम यहां देखेंगे कि सर इनकी धार्मिक मान्यताओं में भी परिवर्तन हो जाएगा। और धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि यहां पर सभी लोग क्या करेंगे, इन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आने वाले समय में ये सामाजिक परिवर्तन कुछ इस तरीके से होंगे कि जो निचला वर्ग है वो शूद्र, उसका भगवान अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम समाज की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन ही देवताओं के विभाजन का आधार होगा, और जो देवता ब्राह्मण का है, ठीक, जो देवता क्षत्रिय का है, वो देवता शूद्रों का नहीं होगा, या शूद्र का देवता परिवर्तन हो जाएगा और वो होगा पूषण। क्योंकि इसको हम समझेंगे अपनी अर्थव्यवस्था के बिंदु में। तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने की वजह से रिलीजन्स में या धर्म में भी परिवर्तन हो जाएंगे। ये सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, उसको हम व्यवस्थित तरीके से समझें तो आसानी से इसको समझा जा सकता है। क्योंकि हमने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब बराबर थे, तो ये सभी लोग सभी की पूजा करते थे। लेकिन लेटर वैदिक एज में ये परिवर्तन आए और ये विभेद आपको देखने को मिलेगा। तो जब विभेद आया तो विभेद के आने की वजह से समाज का निचला वर्ग जो है वो शूद्र कहा जाने लगा, और यहां पर अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होंगे, क्योंकि अर्ली वैदिक एज में आपकी जो प्राथमिक व्यवस्था है वो है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम कहते हैं पशुपालन। और दूसरे नंबर पर आएगा कृषि। ये अर्ली वैदिक एज में बात होगी। तो पहली व्यवस्था पशुओं पर आधारित, दूसरी व्यवस्था कृषि पर आधारित होगी, और
पशुपालन या पूषण जो देवता होगा उसकी पूजा सभी वर्ग के लोग करेंगे क्योंकि यहां पर समानता है। लेकिन लेटर वैदिक एज में परिवर्तन इस तरीके से आ जाएंगे कि पहले नंबर पर आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा और दूसरे नंबर पर पशुपालन आ जाएगा। और जब दूसरे नंबर पर पशुपालन आएगा तो समाज में जो पूषण है वो पहले पशुओं का देवता था, अब वो पशुओं का देवता नहीं, अब वो शूद्रों का देवता कहा जाने लगेगा। तो संदर्भ अब परिवर्तित हो चुके हैं और इस संदर्भ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म में परिवर्तन हो रहे हैं पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जाने पर। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में कुछ देवता हैं, उनकी चर्चा करते हैं। जैसे इंद्र होगा, सबसे इंपॉर्टेंट देवता इंद्र होगा, और इंद्र का काम है बादल का देवता और वर्षा करना। और इंद्र के लिए समर्पित है 250 सूक्त ऋग्वेद में। इसका मतलब ऋग्वेद में इस व्यक्ति विशेष की चर्चा ज्यादा की गई है। जिसे आज का पेपर आप उठाइए और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा नरेंद्र मोदी सर की होती है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी सर इस जमाने की सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं। वैसे ही ऋग्वेद में यदि सबसे ज्यादा वर्णन है तो वो है आपका इंद्र, वो है आपका इंद्र। तो इंद्र के लिए 250। इसके बाद अग्नि आते हैं और अग्नि का काम है मध्यस्थता का काम करना। मध्यस्थता का काम का मतलब है गॉड और सामान्य व्यक्ति के बीच में एक मैसेंजर का काम करना, जैसे हम यहां पर देख सकते हैं। और इस तरीके से वो मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। पूर्व वैदिक काल का एक और इंपॉर्टेंट गॉड है और वो है वरुण, जिसका मतलब है जो वायु, ये ऋतु परिवर्तन को रक्षा करता है, यह जलवायु परिवर्तन का देवता है। लेटर वैदिक एज में इन देवताओं का क्रम पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको 3 गॉड देखने को मिल रहे हैं, इंद्र है, अग्नि है और वरुण है। जबकि यहां पर आपको 3 गॉड देखने को मिलेंगे, वो है प्रजापति, दूसरा रुद्र और तीसरे विष्णु, जिसे हम आज की डेट में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जानते हैं। तो यहां के 3 गॉड अलग हैं, यहां के 3 गॉड अलग हैं। धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन आ रहा है और इस तरीके से हम देखेंगे प्रजापति जो जिनको कहा जाएगा, ठीक है, सम्राट, सृष्टि का निर्माता। रुद्र को विध्वंसक कहा जाएगा और विष्णु को लोगों का रक्षक कहा जाएगा। इस तरीके से हमने धार्मिक मान्यताएं देखी और इन धार्मिक मान्यताओं से हम आने वाले टॉपिक को भी समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है कि अर्ली वैदिक एज में पूजा करने का तरीका प्रार्थना हुआ करता था। प्रार्थना मतलब प्रेयर, और प्रेयर का मतलब है आपने भगवान की हाथ जोड़ा और कुछ मंत्र उच्चारण किए और इस मंत्र उच्चारण करने के बाद आपकी पूर्व वैदिक काल की वर्शिप हो गई। लेकिन लेटर वैदिक एज में आपको ये परिवर्तन देखने को मिलता है। लेटर वैदिक एज में ये प्रार्थना की जगह कई मंत्र, कई उच्चारण या यज्ञ आने लगते हैं और इन्हीं यज्ञ में बलि प्रथा का प्रचलन बढ़ जाएगा और इसी बलि प्रथा के प्रचलन की वजह से हिंसा आपको देखने को मिलेगी और इस हिंसा का विरोध करेंगे कुछ वर्ग विशेष के लोग जो ये कहेंगे अहिंसा, और इस अहिंसा को लाने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यही प्रक्रिया आगे चलकर 2 धर्म के उदय के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी, उत्तरदायी होगी। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैन और बौद्ध आएंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसे हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन देखते हैं। तो वैदिक काल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिवर्तन होंगे। इन परिवर्तनों की वजह से हम यहां पर आगे महाजनपद का निर्माण देखेंगे और यहीं से हमारा टॉपिक जुड़ा हुआ है मगध का निर्माण, और यहीं से हमारा एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसका नाम है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन हम यहां कर रहे हैं। इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स व्यवस्था को अब देख लेते हैं। तो पूजा का तरीका ऑलरेडी परिवर्तन हो चुका है, यज्ञ का कंसेप्ट आ चुका है, यज्ञ में मंत्र उच्चारण किए जाने लगेंगे और उनको सावधानी पूर्वक बोला जाने लगेगा। इस प्रक्रिया को हम लेटर वैदिक एज में देखेंगे। इसके अलावा हम आर्थिक जीवन की चर्चा और कर लेते हैं।
देखिए क्या है कि हमने देखा है कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए, जिसको हम कहते हैं मध्य एशिया से आर्यों का आगमन। और आर्यों का जो जीवन था वो खानाबदोश था। आर्य जो है नोमैडिक थे और वो इधर उधर घूमते हुए सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आए। अब इस तरह से हम उनके आर्थिक जीवन को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन अस्थायी था, दैट इज अनस्टेबल लाइफ थी। और उनकी लाइफ जो है वो अनस्टेबल होने की वजह से हम देख सकते हैं कि वो प्राथमिक स्तर पर पशुपालन कर रहे हैं और द्वितीय स्तर पर हम देखेंगे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसे हम ऋग्वेद में भी समझ सकते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन गाय का किया गया है, 176 बार, जबकि कृषि का वर्णन केवल 24 बार ही देखने को मिलता है। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि उस समय की जो व्यवस्था थी वो पशुपालन पर आधारित थी, जो मुख्य पशु हुआ करता था, और सबसे इंपॉर्टेंट गाय जो है वो हुआ करती थी, और गाय से ही आपकी संपत्ति का आकलन किया जाता था। जैसे 4 गाय बंधी है तो आप समझ लीजिए कि 4 गाय नहीं, 4 कार खड़ी हुई है। जैसे आज की डेट में हम समझने की कोशिश करें तो पशुपालन पहले पे था, नीचे नंबर पर, दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर का वर्णन केवल 24 बार मिलता है ऋग्वेद में। जबकि हम लेटर वैदिक एज की ओर बढ़ते हैं तो लेटर वैदिक एज में आयरन के आने की वजह से कृषि के औजार लोहे के बनाए जाने लगेंगे, और लोहे के औजार की वजह से हम देखेंगे कि लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, और ये खानाबदोश से अब स्थायी जीवन की ओर बढ़ जाएंगे, और स्थायी जीवन आपको यहां देखने को मिलेगा, और यह प्रक्रिया अब पूरी की तरह परिवर्तित हो जाएगी। तो पशुपालन अब जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस क्रम में दूसरे नंबर पर आ जाएगा, जबकि पहले नंबर पर एग्रीकल्चर आ जाएगा। अब देखिए, इसी को हम समझ सकते हैं कि जो पूषण हुआ करते थे वो पशुओं के देवता थे। यहां पर अर्ली वैदिक एज में जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी पूजा करते थे, और इस तरीके से हम देखेंगे पूषण पशुओं का देवता है। लेकिन ये पशुओं का देवता आने वाले समय में क्या होगा, ये शूद्र का देवता हो जाएगा, क्योंकि पशुपालन सेकंड नंबर पर आ चुका है और प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब कृषि ऊपर आ चुका है और समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चौथे नंबर पर आपको यह देखने को मिलेगा, वो होगा पूषण। लेकिन अब इस पूषण को कहेंगे शूद्र का देवता। तो इस तरीके से हम चीज में इन 4 फैक्टर्स में परिवर्तन देख रहे हैं। हमने राजनीति में परिवर्तन देखा, हमने अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखा, धर्म में देखा, समाज में देखा, और इस तरीके से हम चैप्टर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक एज में परिवर्तन हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही 2 नए चैप्टर्स का जन्म भी हो रहा है। इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहां खत्म करते हैं। नमस्कार।